वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को घेरने वाले लोग अब पलटते जा रहे हैं। जो लोग वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब यू टर्न ले रहे हैं और बचने के लिए कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं, माय लॉर्ड, गिरफ्तारी से बचा लीजिए। हालांकि अब चुनाव आयोग ने भी शिकंजा कस दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग द्वारा अल्टीमेटम देने के बावजूद भी वो हलफनामा नहीं दे पाए। सबूत होने का दावा करने वाले कांग्रेस के युवराज गजब पलट रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी का आरोप हर बार गलत साबित हुआ है। साल 2019 में चौकीदार चोर है वाला कैंपेन फेल होने के बाद राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार पर नए इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छिन जाए और वो सत्ता पर काबिज हो जाए। इसके लिए वो लगातार ऊल जलूल आरोप प्रत्यारोप के दौर से भी गुजर रहे हैं, मगर अफसोस, हर बार वो मुंह के बल गिरते दिखते हैं। सत्ता पाने की चाहत में राहुल गांधी न सिर्फ बिहार एसआईआर को लेकर फर्जी दावे करते दिखे, बल्कि उन्होंने फर्जी आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। हालांकि जब आंकड़ों की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो उनका मुंह खुला नहीं और न ही माफी मांगी। कभी चौकीदार वाले नारे पर मुंह की खाने के बाद अब वोट चोरी के मुद्दे पर वो लोगों को मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कह दिया है कि वो अपने इल्जामों के सबूत के साथ हलफनामा दें या फिर सार्वजनिक माफी मांगे। लेकिन राहुल ने कहा कि मैं एक नेता हूं, जो मैं लोगों से कहता हूं वही मेरा वचन है। मैंने ये बात सबके सामने कही, इसे कसम मान लो। खास बात यह है कि उन्होंने मेरी बात का खंडन नहीं किया। ये विपक्ष की वही पुरानी चाल है जिसमें वो इल्जाम लगाकर भाग जाते हैं। सीएसडीएस वाले संजय कुमार भी अब गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। संजय कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज 2 एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। एफआईआर में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों को लेकर गलत जानकारी फैलाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा दर्ज की गई 2 प्राथमिकी से संबंधित मामलों में राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया है। इन एफआईआर में उन पर महाराष्ट्र की मतदाता सूची से संबंधित गलत जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और वकील सुमीर सोढ़ी की दलीलों पर ध्यान दिया कि राजनीतिक विश्लेषक द्वारा सार्वजनिक माफी जारी किए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मामले में नोटिस जारी किया जाए। इसी बीच कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस वोट चोरी का रोना रोती है, लेकिन सच तो ये है कि 2024 में कांग्रेस का वोट शेयर पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा होगा। लगता है राहुल गांधी को किसी ने बताया ही नहीं। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन वो हलफनामा नहीं दे पाए। ऐसे में अब आप किसके साथ हैं? अगर आप इलेक्शन कमीशन के साथ हैं तो कमेंट में इलेक्शन कमीशन जरूर लिखिए, और अगर आप राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो राहुल गांधी लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जा सके कि जनता किसके समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे वोट चोरी पर पलट गया है खेल, कैसे चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीएम मोदी के सामने विपक्ष कहीं नहीं टिक पा रहा। विपक्ष के लोग हर मुद्दे पर मात खा रहे हैं। चुनाव आयोग तो विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर ही रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के मुद्दे पर झटका दे दिया है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी एसआईआर का राग लापते नहीं थक रहे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, बीजेपी को एसआईआर से कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्या उनके वोटरों के नाम नहीं काटे गए? यात्रा में अब तक हजारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके नाम एसआईआर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर। बिल्कुल साफ है, ईसी और बीजेपी मिलकर विपक्ष के वोट मिटा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी एक्स पर आरोप तो लगा रहे हैं, मगर उनके सामने ही कई लोग झूठ बोल रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। बाद में उन्होंने खुद ही बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। वहीं इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर गरीबों का वोट लूटने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लाखों गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के 25 दिन बाद एक राजनीतिक दल को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से दावा या आपत्ति नहीं दर्ज की गई है।
चुनाव आयोग ने सोमवार सुबह मतदाता पुनरीक्षण कार्य का डेली बुलेटिन जारी किया। चुनाव आयोग के मुताबिक केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन की ओर से 10 आपत्ति दर्ज करवाई गई है। इनके बीएलए की संख्या 1496 है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीईसी का आदेश खारिज कर दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री के शैक्षणिक रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जाएगा। सोमवार को अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग सीईसी के लगभग 8 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत दायर एक याचिका के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी साझा करने को कहा गया था। विश्वविद्यालय ने निजता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सीआईईसी के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति, खासकर प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यताएं पारदर्शी होनी चाहिए। उसने ये भी कहा है कि इस जानकारी वाले रजिस्टर को एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाना चाहिए। जब विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय गया तो उसका प्रतिनिधित्व भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उसकी कानूनी टीम ने किया। डीयू ने तर्क दिया कि हजारों छात्रों का निजता का अधिकार जनता की सूचना के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को लेकर शुरू में जो कुछ लग रहा था, हो सकता है कि इस मामले में इससे कहीं ज्यादा हो। कांग्रेस की ओर से ये बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया है जिसमें इसे ज्यादा तूल नहीं देने के लिए कहा गया था। जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री के बयान ने इस मामले में रहस्य को और भी गहरा दिया है। धनखड़ ने 21 जुलाई की रात मानसून सत्र के पहले ही दिन अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपना पद छोड़ दिया था। जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और उसके बाद से उनके सार्वजनिक जीवन से गायब रहने पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आए बयान को लेकर जोरदार हमला किया है। उन्होंने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में दावा किया है कि अमित शाह ने इस रहस्य को और गहरा दिया है। रमेश ने लिखा है, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। एक दिन बाद प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हें अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दी। आज गृह मंत्री ने इस पर और भी कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा ही कर दिया है। दर्शकों, विपक्ष के लोग ये सोच रहे थे कि इस्तीफे को लेकर जगदीप धनखड़ ने अब तक मोदी सरकार पर निशाना क्यों नहीं साधा। विपक्ष को लग रहा है कि जगदीप धनखड़ को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है। विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल ने भी फोन कर जगदीप धनखड़ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन धनखड़ ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने भी हाल ही में धनखड़ को लेकर सवाल उठाया था कि धनखड़ कहाँ है, वो चुप क्यों है। दर्शकों, जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद चुप्पी साधकर विपक्ष को कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए विपक्ष के लोग परेशान हैं। इससे पहले एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह धनखड़ के नजरबंद होने के विपक्ष के दावों पर कह चुके थे कि धनखड़ साहब की इस्तीफे वाली चिट्ठी स्पष्ट है। उन्होंने स्वास्थ्य को इस्तीफे का कारण बताया है और अपने अच्छे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के प्रति हृदय से आभार जताया है। शाह ने उनके इस्तीफे को लेकर कहा है कि हमें इसका बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। आपराधिक मामलों में कम से कम 30 दिनों तक बिना बेल के जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले तीनों बिलों पर विचार करने के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल होने को लेकर विपक्ष यानी इंडी ब्लॉक दो फाड़ नजर आ रहा है। जबकि 130वें संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयकों के पेश होते समय ये एकजुट नजर आया था। इससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। एक तो उसे विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार का हितैषी बताने का मौका मिल रहा है, दूसरी तरफ इनके बंटने से भी उसे राजनीतिक लाभ मिलता नजर आ रहा है। गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक जेल में रहने वाले पीएम और सीएम को इस्तीफा देने या पदमुक्त किए जाने वाले विधेयकों पर विचार करने के लिए बनने वाली जेपीसी में शामिल होने को लेकर विपक्षी दलों में जबरदस्त मतभेद है। जहां इंडी ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इसमें शामिल होकर अपनी बातें रखने की पक्षधर हैं, तो वहीं टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर जेपीसी में शामिल होने से मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने भी टीएमसी की राह पर चलने का संकेत दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि भले ही जेपीसी में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी एनडीए सांसदों का दबदबा होगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट में एक तरफा बातें न रहें, इसलिए विपक्ष को इसमें मौजूद होना जरूरी है। कांग्रेस को लगता है कि इससे विपक्ष को मसौदे में अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। यही नहीं, कांग्रेस को ये भी चिंता सता रही है कि अगर इंडी ब्लॉक ने जेपीसी का बॉयकॉट किया तो वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियां
जेपीसी में विपक्ष की भूमिका निभा सकती हैं। इससे विपक्ष के सबसे बड़े ब्लॉक का कद बौना हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अकेले में कहा है कि हम सब ये जानते हुए भी कि जेपीसी में शामिल होना चाहते हैं कि वहाँ बीजेपी सदस्य प्रभावी होंगे। विपक्ष के लिए जेपीसी इसका विरोध करने और अपनी बातें रखने के लिए महत्वपूर्ण फोरम है। विपक्ष का क्या कहना है इसकी रिपोर्ट में उसे भी जगह देनी पड़ेगी। विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से पिछले दिनों बीजेपी पर चुनावी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी, चुनाव आयोग और अधिकारी मिलकर वोट डकैती कर रहे हैं। इस पर अब उत्तर प्रदेश के सीईओ ने एक बयान जारी कर जवाब दिया है। यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा है कि 18,000 एफिडेविट के साथ की गई शिकायत का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक भी मतदाता के एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी नहीं हासिल हुई है। यूपी सीईओ ने यह कहा कि ईमेल के जरिए से समाजवादी पार्टी की ओर से जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसमें करीब 3,919 अलग अलग नाम के व्यक्तियों के शपथ पत्रों की स्कैन कॉपी जरूर मिली है। सीईओ ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी है। 5 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित शिकायत की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक्स के जरिए आम जनता के सामने जांच का नतीजा भी पेश किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच पूरी हुई है, उनमें ये पाया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के नाम से नवंबर 2022 में एफिडेविट बने हैं, जिनकी मृत्यु साल 2022 से कई साल पहले ही हो चुकी है। इन व्यक्तियों ने अपने नाम से बने एफिडेविट की स्कैन्ड कॉपी दिखाने पर ऐसा कोई भी शपथ पत्र देने से साफ इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि कानूनन गलत सबूत देना अपराध माना जाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी गरीबों का वोट कटवा रही है। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी ने साल 2022 में गलत तरीके से काटे गए वोटों को लेकर आवाज उठाई तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया था। समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए 18,000 वोटरों की लिस्ट एफिडेविट के जरिए चुनाव आयोग को भेजी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की। उनका कहना था कि जब वोट चोरी और वोट काटने का मामला उठा तो मुख्य चुनाव आयोग ने कह दिया कि कोई एफिडेविट नहीं मिला। वहीं जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए कहा था, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने चुनाव आयोग को जो एफिडेविट दिया था उस पर चुनाव आयोग पहले जवाब दे। वहीं राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की पोस्ट को एक्स पर शेयर करके लिखा था कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। वहीं अब यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कह दिया है कि 18,000 एफिडेविट के साथ की गई शिकायत का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसके संबंध में साफ किया जाता है कि एक भी मतदाता के एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी नहीं हासिल हुई है। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी फजीहत करवा ली है। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर माफी मांगने हलफनामा को 7 दिन के भीतर हलफनामा देने को कहा था। ये मियाद रविवार को खत्म हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने ना तो हलफनामा दिया और ना ही माफी मांगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को राहुल गांधी को उनके दावों को साबित करने के लिए हलफनामा और सबूत जमा करने या देश से माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगा। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि मतदाता सूची में कई अनियमितताएं थी। इसके अलावा उन्होंने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में हेरफेर का भी आरोप लगाया। राहुल ने इसे संविधान के खिलाफ साजिश और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। 17 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है तो उसे शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज करानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो ये आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। राहुल गांधी ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा था कि ये डेटा चुनाव आयोग का ही है और उन्हें अलग से हलफनामा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है। 11 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि ये आयोग का डेटा है, मेरा नहीं है। इसे अपनी वेबसाइट पर डालें, सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं अब जब राहुल गांधी ने हलफनामा जमा नहीं किया तो चुनाव आयोग ने कहा कि उनके दावे अमान्य हैं और इस पर कोई आगे की कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि आयोग ने औपचारिक बयान जारी करने से परहेज किया है।
कुछ सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग इस मामले को यहीं खत्म मान सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं। दर्शकों, अब राहुल गांधी द्वारा हलफनामा न देने के बाद चुनाव आयोग ने ये मान लिया है कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में हलफनामा न देकर एक बार फिर राहुल गांधी घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें